साल 1996 में टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल आई। फिल्म में टॉम अपनी जान पर खेलते दिखे। फिल्म चल निकली। आगे स्टूडियो वालों ने मिशन इम्पॉसिबल को फ्रेंचाइजी में तब्दील कर दिया। हर पार्ट के साथ लोगों की जिज्ञासा ये जानने में रहती कि टॉम अब क्या स्टंट करने वाले हैं, ये आदमी अब क्या अनोखा करने वाला है। अब मिशन इम्पॉसिबल की 7वीं किस्त आई है। मैंने फिल्म का प्रेस शो देख लिया है। शो खत्म होने के बाद बाहर कुछ मीडिया वाले सभी से सवाल पूछते हैं, फिल्म कैसी लगी, कहानी क्या थी, टॉम क्रूज कैसे थे, उनका एक्शन कैसा था। इन सब सवालों के साथ साथ और भी सवालों के सब्जेक्टिव जवाब इस रिव्यू में देने की कोशिश करेंगे। परंपरागत तरीके से कहानी शुरू होती है। टॉम के किरदार ईथन हंट को अपने मिशन का मैसेज मिलता है। वही मैसेज जो सुनने के 5 सेकंड बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। खैर, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो दुविधा सरदार खान को थी, वही मिशन इम्पॉसिबल 7 के किरदारों को भी है। एक चाबी खो गई है। ईथन को उसे ढूंढने के लिए भेजा जाता है। बताया जाता है कि इस चाबी से कोई खतरनाक हथियार है, वो खुलता है और उस हथियार की काट इंसानों के पास नहीं है, ना ही उस दुश्मन को खोजा जा सकता है। ईथन चाबी की खोज में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मिलते हैं पुराने दुश्मन और कुछ नए साथी। इन सब से होते हुए अपने मिशन को कैसे पूरा करेगा, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। किसी भी हीरो की कहानी तभी रोचक लगती है जब विलन उससे तगड़ा हो, उससे ज़्यादा सॉलिड हो। ये बात मिशन इम्पॉसिबल 7 क्रैक कर लेती है। यहाँ विलन के लिए एक बात कही गई जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी। द एनिमी इज एवरीवेयर एंड नोवेयर, यानी दुश्मन सब जगह होते हुए भी कहीं नहीं है। ईथन का दुश्मन सिर्फ कोई इंसान नहीं जिसे हराकर जंग जीत ली जाए। ये एक ऐसा हथियार है जिसे सरकारों ने बनाया, अपने मतलब के लिए अब्यूज़ किया, अब वही अपने जनक से शक्तिशाली हो बैठा है। इंसान के लिए वास्तविकता का मतलब बदल रहा है, आपके परसेप्शन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इंसान का सबसे मौलिक अधिकार होता है उसका चुनाव, हर सिचुएशन में चुनाव करने की आज़ादी। ये दुश्मन वो तक छीन रहा है। ऐसे दुश्मन को कोई कैसे ही हरा पाएगा। मेकर्स ने एक तरह से सही फैसला लिया कि इस कहानी को 2 पार्ट में बांटा। विलन के बाद बात अब कहानी के हीरो की। मिशन इम्पॉसिबल यानी टॉम क्रूज दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। हर मिशन फिल्म के साथ सिर्फ टॉम की उम्र नहीं बढ़ रही, वो अपना बार भी ऊंचा करते जा रहे हैं। फिल्म में 3 ग्रिपिंग सीन है। एक है बाइक और कार चेज वाला सीक्वेंस, जहां टॉम और हेली ट्वेल के जो कैरेक्टर है वो बचकर भाग रहे होते हैं। दूसरा है वो सीन जहां टॉम मोटरसाइकिल लेके खाई पर से कूदते हैं। तीसरा एक ट्रेन वाला सीक्वेंस। ये स्पॉइलर नहीं है, इससे पहले आप कमेंट करने लगे। इनके बारे में मेकर्स पर्याप्त फुटेज पहले ही रिलीज कर चुके हैं। टॉम इन सीन्स में जिस तरह खुद को होल्ड करते हैं वो काबिले तारीफ है। कुछ पॉइंट्स पर मुझे उनकी जान के लिए डर लग रहा था कि यार ये आदमी इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। उनकी कन्विक्शन में कमी नहीं दिखती। शूट करते वक्त भले ही टॉम क्रूज आत्मविश्वास से लबरेज हूँ, लेकिन अगर ईथन खाई पर कूदने से डर रहा है तो वही चीज़ पर्दे पर भी दिखती है। वो अपने कैरेक्टर को भली भांति समझते दिखते हैं। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 को लिखा और बनाया है क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने। इससे पिछली जो 2 फिल्में मिशन की आई थी वो भी उन्होंने ही बनाई थी। मिशन इम्पॉसिबल 7 का डायरेक्शन बहुत दुरुस्त है। क्रिस्टोफर को पता है कि वो कैमरा में क्या कैद करना चाहते हैं। साथ ही क्राफ्ट की इतनी समझ भी है कि उसे कैसे कैप्चर किया जाएगा वो तक जानते हैं। फिल्म में 2 बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं। शूटिंग से एडिटिंग तक उनमें कोई ढिलाई नहीं दिखती। अपनी ऑडियंस को एंगेज करके रखते हैं। बहुतायत में बनने वाली एक्शन फिल्मों से मेरी एक शिकायत रहती है कि वहाँ कैमरा और शॉट्स के पीछे की सोच जो है उस पर गहराई से काम नहीं होता। कई जगहों पर बस कैमरा लगाकर छोड़ दिया जाता है। स्टार सामने खड़ा है, अपना सीन कर रहा है और उसे शूट होता रहेगा। मिशन इम्पॉसिबल 7 उस मामले में भी अलग है। यहाँ कैमरा शॉट्स किरदारों की मनोदशा बताने और अपनी कहानी कहने के लिए इस्तेमाल हुए। जैसे फिल्म के शुरुआती हिस्से में डच एंगल का इस्तेमाल हुआ। डच एंगल में कैमरा एक तरफ झुकाया जाता है। जब किरदार किसी कन्फ्यूजन में होता है या उन्हें लग रहा होता है कि सब कुछ सही नहीं है, उनकी लाइफ में संतुलन नहीं बना हुआ, तब ये मनोदशा दर्शाने के लिए डच एंगल का इस्तेमाल होता है। जब ईथन और उसकी टीम को चाबी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती, तब फिल्म में डच एंगल का इस्तेमाल होते दिखा। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ होने लगती है, कैमरा अपना संतुलन फिर से पा लेता है। इसमें क्रिस्टोफर मैकक्वेरी के साथ सिनेमेटोग्राफर फ्रेजर टैगार्ट को भी क्रेडिट दिया जाता है। मिशन इम्पॉसिबल 7 एक टिपिकल मिशन फिल्म है और यही इसकी ताकत भी है। यही बात सिर्फ अपने एक्शन के भरोसे कहानी नहीं खींचना चाहती। मेरी राय में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के बाद
सीरीज में अगली दमदार फिल्म यही आई है। बड़े पर्दे पर पूरी तरह एंजॉय की जाने वाली फिल्म है। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।